सारे एमएलए को छूट दे रखी है, मर्जी आए जो करो, मुझे बनाए रखो। फिर हरीश चौधरी कुछ बोलता है, फिर राजेंद्र गुढ़ा कुछ बोलता है। मतलब ऐसा लगता है कि सरकार है या तमाशा है। और मुख्यमंत्री केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मौन धारण करके बैठा है। इनको ये भी नहीं कहता है कि यार अनुशासन बनाए रखो, है ना। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता था। और इसके कारण से पार्टी के द्वारा ऑफर करने के बाद भी पार्टी की दुर्गति की। पार्टी के सामने भी संकट ये है कि दो ही तो राज्य बचे हैं। अगर ये एक भी और चला जाएगा तो हमारे को कल दो चुनाव हो रहे हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी। इसलिए वो भी जहर का घूंट पी करके बैठे हैं। देखो, मैं सोचता हूँ इसको सेमीफाइनल कहें या ना कहें, ये कांग्रेस की नाव डूबने वाली है। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं बचा सकती। पंडित भंवरलाल जी शर्मा की मृत्युपरांत उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं। हमारे साथ इस समय है प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद जी कटारिया। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह की रणनीति बनाई गई है और आगामी चुनाव के लिए किस तरह का मुकुंद मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे। जी सर, नमस्कार। राजस्थान तक में आपका स्वागत है। मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह के किन मुद्दों को लेकर भाजपा इस बार चुनाव लड़ेगी ताकि यहाँ जीत दर्ज कर सके। तो मुद्दे तो इतने हैं कि उनकी गिनती करना भी बहुत कठिन होगा। कारण ये कि सरकार के बनने के बाद 4 साल राजस्थान के लिए एक तरह से घोर निराशा का समय पार करना। जितने बजट पेश हुए 4, मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि कोई एक काम जो आपके राजस्थान के बजट से करना था, केंद्र की सरकार के बजट का नहीं करना, तो आपने कोई 25 करोड़ का काम राजस्थान में किसी हिस्से में इन 4 बजटों में से पूरा कर दिया। उसका नाम बता दो, जगह बता दो। इसका मतलब सरकार ने केवल और केवल बजट की घोषणा की, जमीन पर उसका नहीं। एक लॉ एंड ऑर्डर की तो जो दुर्गति इन्होंने की है, कारण यह कि मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है, उनको समय है नहीं, वो मंत्री कर नहीं सकते। और दूसरा क्या है कि बहुमत प्राप्त नहीं होने का सरकार जाऊँ आऊँ करने के कारण से इन्होंने सारे एमएलए को छूट दे रखी है, मर्जी आए जो करो, मुझे बनाए रखो। तो वहाँ तो दुर्गति होनी है, तय बात है। फिर जितनी बातें इन्होंने की है वो सारी की सारी ज़मीन पर अभी तक उतर नहीं पाई। न तो कर्जा माफ हुआ, न बच्चों को वो जो 3,500 रुपये मिलना था वो मिला। अभी उन्होंने संविदा कर्मी में से कुछ तनख्वाह बढ़ाने का काम किया, पर वादा तो ये था कि हम नियमित नौकरी में करेंगे। उस दृष्टि से भी इनका कुछ भी नहीं हुआ। तो केवल और जिस प्रकार से आपसी लड़ रहे हैं और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है एक मंत्रिमंडल के अंदर का मंत्री दूसरे मंत्री पर जिस प्रकार का प्रहार करता है, दूसरा उसका जवाब देता है, फिर हरीश चौधरी कुछ बोलता है, फिर राजेंद्र गुढ़ा कुछ बोलता है। मतलब ऐसा लगता है कि सरकार है या तमाशा है। और मुख्यमंत्री केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मौन धारण करके बैठा है। इनको ये भी नहीं कहता है कि यार अनुशासन बनाए रखो, जनता तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोचती होगी। लेकिन मुख्यमंत्री को भी मैंने इतना दयनीय स्थिति में पहली बार देखा कि राज को रखने के लिए सब मर्यादाओं को उसने भी तोड़ा, डिसिप्लिन भी तोड़ा पार्टी का, है ना। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता था। और इसके कारण से पार्टी के द्वारा ऑफर करने के बाद भी पार्टी की दुर्गति की। पार्टी के सामने भी संकट ये है कि दो ही तो राज्य बचे हैं। अगर ये एक भी और चला जाएगा तो हमारे को कल 2 चुनाव हो रहे हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी। इसलिए वो भी जहर का घूंट पी करके बैठे हैं। तो जिस पार्टी में न तो ऊपर का भय है, न कोई अंदर का डिसिप्लिन है, वो कुछ कर सके कि ऐसा मुझे तो लगता नहीं। सरकार हर क्षेत्र में फेल है, ये मैं महसूस नहीं करता हूँ। कुछ सामान्य राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति विश्लेषण करेगा तो मेरी बात को तय करेगा। सर, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जीत की ट्वीट किया था कि जीत निश्चित होगी कांग्रेस की। किस तरह से देखते हैं कि जीत के लिए किस तरह का प्रयास। देखो, क्या जो चुनाव लड़ता है वो चुनाव के पहले यही भाषा बोलता है हम ही जीत रहे हैं, क्योंकि पहले ही ये कहते हैं कि मैं हार रहा हूँ तो उसको वोट कौन देगा। तो ये तो एक तरह से है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कल के यहाँ सब कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के बाद कि अब की बार हम इनका घमंड चूर करेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। और मैं निश्चित रूप से कारण क्या है कि सरकार के 4 वर्ष जिस प्रकार के फेल्योर निकले हैं, हर गांव में भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है। विकास की दृष्टि से जो पैसा लगना चाहिए कहीं लगा नहीं। एमएलए जिस प्रकार से बेलगाम चल रहे हैं उसके कारण से लोग तबाह हैं। और मैं सोचता हूँ कि
केंद्र सरकार की उपलब्धियों के कारण से भी लोगों को जो व्यक्तिगत बेनिफिट हुआ उससे भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीब हो या कोई भी हो, तो उससे लाभान्वित हुआ है सरकार। फिर केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी अपनी जगह। वसुंधरा जी के टाइम पर जो हमने विकास काम किए, जो गौरव पथ बनाया, कोई पंचायत नहीं बची, और हमारे छोड़ने के बाद ये कुछ कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा प्रधानमंत्री योजना में आता है, लेकिन सरकार ने उसको काम को ठंडे बस्ते में डाल करके उन गरीबों का हाथ में मारा। ये तो अपनी दीनदयाल ज्योति के कारण से गांव गांव तक हमने बिजली के खंभे तो पहुंचा दिए, पर वो लोगों को जो कनेक्शन देने थे उस बारे में भी सरकार को थी। तो सरकार को जहाँ भी 40% पैसा मिलाना पड़ता है, 60%। तो जल जीवन मिशन में इनके पास 17,000 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन ये अपना गांठ का पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। इसके कारण से जल जीवन मिशन के कारण से संपूर्ण राजस्थान में नल से हर व्यक्ति को जल मिले, इस योजना को भी। और जो टाउन पॉइंट है ना, प्रधानमंत्री जी को मैंने 40 साल की राजनीति में पहली बार देखा है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो 100% योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। वो वोट दे या न दे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो गरीबों को जिस प्रकार से, जिसमें मुस्लिम भी हैं, अगर आप उसके घर में जाके पूछोगे तो एक नहीं 4-4 योजना का पैसा पहुंचा है उसके घर में। अब वो किस कारण से वोट देता नहीं दे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भेद नहीं किया कि हिंदू है या मुसलमान, हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया है मैंने। और इस सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की है, लेकिन घोषणाओं का परिणाम नहीं आया। अभी जैसे इन्होंने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू करेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए 2 बातें इन्होंने कही थी। एक तो हम भविष्य में आपकी तनख्वाह में से पैसा नहीं काटेंगे, और जो पुराना 4 से लेकर के अब तक जो कट गया है वो सारा पैसा आपको रिफंड करेंगे। अभी तक तो कोई रिफंड हुआ नहीं। तो एक तरह से, और योजना कौन सी कि पुरानी पेंशन योजना कब लागू करेंगे, जब न तुम रहोगे न मैं रहूँगा इस दुनिया में। उस समय जो जिसके माथे पड़ेगा वो रोएगा, तुम्हारे तो कुछ देना देना नहीं, तुम्हें तो वोट ना कर जाओ। तो एक तरह से झूठे वादों के आधार पर जो लोकतंत्र को तमाशा बनाया, उसका परिणाम इनको भुगतना है। तो सर, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर जीत तो कांग्रेस की होगी, क्या कहें? देखो, मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है। अब की बार इस वादे को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा होगा, पर मुझे यहाँ कल आने के बाद ये विश्वास हो रहा है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। मैं हड़ंगाबाजी नहीं करता हूँ, कभी भी गपगजट करने की आदत भी नहीं है। मेरा अंतरात्मा ये कह रही है कि अब की बार हम ये चुनाव जीतेंगे, और भगवान ने अगर जिंदा रखा तो आप और हम दोबारा जीतने के बाद आप किसी तरह से ये बुंगला लेकर मेरे सामने खड़े रहना, मैं इसको सिद्ध करके बताऊँगा। सर, गुटबाजी की यदि बात करें तो दोनों तरफ से दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। भाजपा भी बता रही है, तो उनकी तरफ से भी बताया जा रहा है कि गुटबाजी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी प्रभावी नहीं हो सकती। कोई, मैं सोच सकता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे यहाँ निर्णय करता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता की टोली मेरी इतनी मजबूत रहती है कि चुनाव वही लड़ाती है और वही जिताती है। हम नेता लोग नहीं करते। दूसरा क्या है, हमारा केंद्र इतना मजबूत है कि कोई उसके बाहर जाकर के बांका टेढ़ा चलेगा ना तो स्वयं ही खो जाएगा अपने आप में। तो ये हमारे तो कल्याण सिंह जी से बड़ा प्रभावी आदमी कौन हो सकता है यार, जिसने एक तरह से उस राम मंदिर के निर्माण की पहली भूमिका को सही रास्ते में लाने का काम किया। वो भी जब पार्टी से बाहर निकल करके हैंकड़ी के तो उनको चारों खाने चित्त हो गया और वापस पार्टी में आना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ हमारे यहाँ पार्टी और पार्टी संगठन और विचार इतना मजबूत है कि कोई आजू बाजू निकलने का प्रयास भी करे ना अपने दम पर, तो घूंगड़े के भाव बिक जाएगा, उसको भी नहीं पूछेगा। सर, यदि आरएलपी की बात करें तो पहले साथ में आपके साथ ही चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीत भी दर्ज की थी, 5 विधानसभाएं भी जीती थी। तो इस समय क्या आगे जो आगामी चुनाव उनमें मान सकते हैं कि आपस में तालमेल बिठा के ही चुनाव दर्ज करेंगे? क्या किस तरह से देखते हैं कि आने वाले चुनाव में उनके साथ सामान्य जो मैं अपने 40 साल के राजनीतिक अनुभव से बताता हूँ, इस राजस्थान में 2 पार्टियों के बीच में संघर्ष होती है। तीसरी कभी कभी खड़ी होने का प्रयास करती है, तो कुछ दिन मकोले की तरफ से उभरती है और बाद में वो समाप्त हो जाती है। अब तक का तो अनुभव ये कहता है, अगर ये बीजेपी के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत गेम करेंगे, नहीं मिलेंगे तो दूसरों को बड़े टुकड़ बिगाड़ने का काम कहीं कहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको उपलब्धि कुछ नहीं होगी। 0/0 मतलब आप 10 साल के बाद आपको लगेगा कि इस प्रकार की मनोवृत्ति से इस
राजस्थान का जो है ना लोकतंत्र नहीं चलता है। यहाँ दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है। कभी स्वतंत्र पार्टी बहुत मजबूत पार्टी के रूप में थी, कभी राजस्थान में सोशलिस्ट पार्टी बहुत मजबूत पार्टी के रूप में थी, किसी जमाने में कांग्रेस भी बहुत मजबूत पार्टी के रूप में थे। कई लोगों ने निर्दलीयों भी प्रयास किया, उन्होंने बीएसपी ने भी अपनी प्रयास किया। लेकिन मैं सोचता हूँ राजस्थान में तीसरी पार्टी अभी तक तो जितने भी प्रयत्न किया उसको सफलता नहीं मिली। कुछ थोड़े दिन तक धांधू हो सकती है, तो वो यही कि हट होगा, क्योंकि जब इनका कार्यकर्ता ही समझेगा यार कि जो कुछ था वो भी छोड़ के आए, न राम मिला न कुछ नहीं हुआ, तो वो घूम फिर करके वापस वहीं आ जाता है। एक लंबी लिस्ट है सर जो टिकट मांगने वालों की सरदार शहर में, तो कब तक एक छोटा शॉर्ट टाइम है, अब 20 दिन के लगभग बचे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि कितनी आप कब तक टिकट दे दी जाएगी? देखो, अधिक लोगों का टिकट मांगना ही एक संकेत है कि पार्टी का दमखम ठीक लग रहा है। नहीं तो जब डूबने वाली नाव होती है तो उसमें कोई बैठना पसंद नहीं करता। उस नाव में बैठता है जिस नाव में तार होने की संभावना है। तो अधिक कैंडिडेट आ रहे हैं, इसका मतलब जो सिंबल है वो सही दिशा की ओर जा रहा है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हर कार्यकर्ता इच्छा जाहिर करता है, पर कोई तो भी कैंडिडेट एक ही बनता है। हम कोशिश करेंगे कि सबकी राय के साथ अच्छा से अच्छा कैंडिडेट। दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे राजस्थान के भी, तो इसे क्या माना जाए कि आने वाले सेमीफाइनल की तरह रूप में लिया जाएगा? देखो, मैं सोचता हूँ इसको सेमीफाइनल कहें या ना कहें, ये कांग्रेस की नाव डूबने वाली है। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं बचा सकती। ये इनका अंतिम एक वर्ष है, जो ये उठापटक जो भी करनी हो जितनी कर लो। इसके बाद इस पार्टी को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इनकी गिरावट की पराकाष्ठा जा रही है। अच्छा हो ये अपनी पार्टी को सुधारें और मुकाबला करें, क्योंकि लोकतंत्र में दो पार्टियां होनी ही चाहिए, मजबूती से होनी चाहिए। लेकिन ऐसी लोगों को लेकर के कोई पार्टी चलेगी तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाए। हाँ, गहलोत जी को और रघु शर्मा जी को गुजरात के काम संभालने के लिए, तो क्या मानते हैं कि उन्होंने भी दावा किया है, आप भी दावा करिए कि हम गुजरात में सरकार बनाएंगे, तो किस तरह से देखते हैं, क्या बीजेपी किस कहाँ रहेगी? देखो, इन्होंने दावा तो पंजाब में भी किया था, बंगाल में भी किया था। ऑल आउट जिंदगी में पहली बार हुए हो। खाता ही नहीं खुला हो जिस पार्टी ने बंगाल में 30 वर्ष तक राज किया हो, उसका एक एमएलए नहीं जीतता है। और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को अपने किए हुए कर्मों पर विचार ही नहीं होता है, तो दुर्भाग्य। मतलब आप किस दुर्गति से नीचे जा रहे हो। भले आदमी अपनी पार्टी को संभालो, अपने वर्कर को संभालो, जिसके कारण से एक बड़ी अच्छी पार्टी देश में राज करने वाली इस दुर्गति को नहीं प्राप्त हो। अंतिम प्रश्न है सर, जीत के लिए किस तरह का प्रयास करेंगे? वह मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मन कहता है, अभी तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत कुछ काम तो उसके आधार पर आगे बढ़ता है, और कार्यकर्ताओं का जोश कितना रहता है उसके साथ वो जीत का माध्यम बनता है। पर जो वातावरण मैंने कल यहाँ देखा, सब लोगों की राय जो देखी है, जो सबका सोच देखा है, वो एक ही दिशा में जा रहा है कि हमको किसी भी प्रकार से सीट जीतनी है। धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, जिन्होंने उपचुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा पेश किया है।